हाँ जी बच्चों, इलेक्ट्रो को आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि लाइव क्लास में डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है आजकल, यहाँ पर नेट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, रात में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल representation of electric field are called electric field lines. ग्राफिकल का मतलब अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफ के रूप में दिखाएंगे। ग्राफ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, अभी तक तो हम इक्वेशन से दिखा रहे थे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफ से दिखाएंगे। ग्राफ का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइन से दिखाएंगे, और इन लाइंस से हम जब रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन से रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसने डिस्कवर की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस was discovered by माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता लगाई थी। क्वेश्चन जो आता है वो इनकी प्रॉपर्टीज पे आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या गुण होते हैं, इसी पे क्वेश्चन आता है, तो हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आर कंप्लीटली इमेजिनरी, यानी कि पूरी तरह से काल्पनिक होती हैं, जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वास्तव में इनका कहीं कोई रूप नहीं है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, केवल एक कल्पना या फिर यूं बोल दें परिकल्पना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको अब हम EFL बोलेंगे, ये कहाँ से शुरू होती हैं? ये शुरू होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, या फिर इनफाइनाइट से, और टर्मिनेट कहाँ होती है, मतलब खत्म कहाँ होती हैं?
टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इनफाइनाइट। यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा कहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे एग्जिट होती हुई दिखाई देंगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे एग्जिट होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी इस तरह से। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ टर्मिनेट होंगी, मतलब इस पर आकर के रुक जाएंगी। कहीं से भी आ रही होंगी लेकिन इसके पास आकर के रुक जाएंगी। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि ये लाइन कहाँ से शुरू हुई है, तो आप बोलोगे ये लाइन ओरिजिनेट हुई है। ओरिजिनेट का मतलब शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है? प्लस क्यू चार्ज से। तो फिर ये वाली लाइंस खत्म कहाँ पर होंगी? ये लाइंस इनफाइनाइट पर खत्म होंगी। इसलिए जो लाइंस ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से वो टर्मिनेट होंगी या तो इनफाइनाइट पर और या फिर नेगेटिव चार्ज पर। इसी तरह से ये लाइंस टर्मिनेट कहाँ ऊपर हुई हैं, कहाँ खत्म हुई हैं? ये नेगेटिव चार्ज पर आकर के खत्म हुई हैं। तो फिर ये शुरू कहाँ से हुई थी? ये शुरू हुई थी इनफाइनाइट से। तो आप कहोगे फिर आपने ऐसा क्यों बताया कि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं? वो केवल तभी होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास हो। जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों पास पास आ गए। अब ये तो दूर दूर से, जिनका आपस में कोई लेन देना नहीं था। अब जो लाइन शुरू होंगी वो पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पर आकर के टर्मिनेट हो जाएंगी। शुरू कहाँ से होंगी? पॉजिटिव पर, और टर्मिनेट कहाँ पर होंगी? नेगेटिव पर। फिर भी कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो इनफाइनाइट पर जाकर के टर्मिनेट हो रही होंगी या फिर इनफाइनाइट से आकर के नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही होंगी। अब जरा सोचें हम, मान लो दोनों ही चार्ज पॉजिटिव होते। अब अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव होते तो दोनों ही लाइन ओरिजिनेट करते। तो अब ये लाइंस सिर्फ ओरिजिनेट होंगी, यानी शुरू होंगी, और टर्मिनेट ख़त्म कहाँ पर होंगी? इनफाइनाइट पे जाके ख़त्म होंगी। और इसी तरह से अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हुए तो ये लाइंस जो होंगी ये
टर्मिनेट होंगी। ओरिजिनेट तो फिर ये इनफाइनाइट से हुई होंगी। नेगेटिव पे आकर के आपको तीर हमेशा खत्म ही करना पड़ेगा, नेगेटिव से तीर कभी शुरू नहीं हो सकता। तो इस तरह से लाइंस बन जाएंगी। तो लाइंस को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये लाइंस तब जब पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत दूर दूर हो, ये लाइंस तब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास हो, इसमें दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं और इसमें दोनों ही चार्ज नेगेटिव हैं। इसमें बोथ पॉजिटिव और इसमें बोथ नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइंस बनती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी थी कि लाइंस पूरी तरह से इमेजिनरी होती हैं, ये नंबर 1 प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये बताया कि ये कहाँ से शुरू होंगी और कहाँ पर ख़त्म होंगी, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। और थर्ड प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इनके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट आपको क्या दिखाएगा, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाएगा, सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम नहीं बता सकते। जैसे कि अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इनके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे इस पॉइंट पर टेंजेंट आ गई, या इस पॉइंट पर टेंजेंट आ गई, या इस पॉइंट पर टेंजेंट आ गई, तो ये टेंजेंट आपको क्या दिखाएगा, ये टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाएगा, ये टेंजेंट आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं पता लगा सकते। Electric field line cannot represent the magnitude of the electric field at any point. ये आपको सिर्फ डायरेक्शन बता देगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको नहीं बता पाएगा। हाँ, कंपैरिजन से हम ये जरूर बता पाएंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, वो हम अभी आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दूसरी। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं तो खराबी क्या हो जाएगी, क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी ये, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि अगर इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, इसका मतलब आपको एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट मिलने लगेंगी।
जैसे इस पॉइंट की हम बात करते हैं तो एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगी और एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यहाँ पर दो लाइंस पास हो रही हैं, ये लाइन पास हो रही है तो इस पर टेंजेंट ये ड्रॉ हो गई, और जो नीचे वाली लाइंस है उस पर ये। तो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर विल बी टू, या फिर दो से ज़्यादा इंटरसेक्ट करेंगे तो दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेंगी आपको एक ही पॉइंट पर। देयर विल बी टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप आराम आराम से लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। जहां पर लाइंस पास पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड आपको ज़्यादा मिलेगा। इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन पास पास तो हो ही सकती हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ये लाइंस ऐसी बनी हुई आ गई हैं, पॉजिटिव चार्ज है ये और ये नेगेटिव चार्ज है। तो लाइंस आपने बना दी है यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट आप यहाँ लेते हैं ए, एक पॉइंट आप यहाँ लेते हैं बी और एक पॉइंट आप यहाँ लेते हैं सी। तो ए पर आपको दिख रहा है कि लाइंस जो है वो पास पास है, और सी पर तो लाइंस बहुत दूर दूर है। जहाँ पर लाइंस पास पास है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स की आप बात करेंगे तो ए पर सबसे ज़्यादा फील्ड मिलेगा, फिर बी पर और फिर सी पर। तो बच्चे जो समझते हैं बातों को उनको ये बात पता लग गई है कि इसका मतलब कि सर अगर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती तो फिर क्या होता। अगर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, तो अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते ए, इधर लेते बी, इधर लेते सी या इधर लेते डी, तो यहाँ पर सभी पर लाइंस आपको बराबर डिस्टेंस पे दिख रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बराबर होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई है। नंबर 6, लाइंस कितनी आप खींचेंगे या कितनी लाइंस होनी चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस एट एनी चार्ज
depends on the magnitude of charge। यानी कि अगर चार्ज बड़ा होगा तो लाइंस भी ज़्यादा होंगी। तो नंबर ऑफ लाइंस phi is directly proportional to the charge। जैसे कि अगर मान लीजिए ये Q चार्ज है और मान लीजिए कि ये -2Q चार्ज है। आप प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, आपको ये पता लग गया कि ये चार्ज दुगना है। दुगना होने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर एक लाइन बनाई है तो फिर आप यहाँ पर 2 लाइंस बनाइए, क्योंकि ये दुगना है। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर 2 लाइंस बना दी हैं तो यहाँ पर सब मिला के फिर 4 लाइंस हो जाएंगी। अगर आपने यहाँ पर 3 लाइंस बना दी हैं तो 3 का दुगना 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लाइंस हो जाएंगी। तो लाइंस जो होती हैं वो हमारी मर्जी से नहीं बनेंगी, वो चार्ज की मर्जी से बनेंगी। चार्ज अगर बड़ा होगा तो लाइन भी ज़्यादा होंगी। तो आपको सर कितनी होनी चाहिए लाइंस सब मिला करके? तो अगर चार्ज क्यू होता है तो वास्तव में अगर देखा जाए तो उस चार्ज पे जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं वो होती हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 8.85 10⁻⁻12 और Q जो है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि अगर मान लो कि आपके पास में 1 कूलम चार्ज है, तो इस 1 कूलम चार्ज पर कितनी लाइंस बननी चाहिए? तो सब मिलाकर के जो इस पे लाइंस बननी चाहिए वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 8.85 10⁻12 ऊपर आ गया। एक में आप 8.85 का डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.1 इंटू 10⁻12 यानी कि 10⁻11 लाइंस बनानी पड़ेंगी आपको। तो अगर ये 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है ये, तो इस पर 10⁻11 लाइंस बनेंगी। पॉजिटिव है तो दूर की तरफ और नेगेटिव है तो चार्ज की ओर। पॉजिटिव है अगर ये, तो इस तरह से आप लाइंस बनाएंगे। और ये लाइंस जो बनेंगी वो सब मिला के कितनी होंगी? 10⁻11। 10⁻11 का मतलब ये हो गया, ये 10⁻1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इतनी लाइंस आपको बनानी पड़ेंगी। आपका जीवन इसमें पूरा बीत जाएगा। लेकिन इतनी लाइंस हम नहीं बनाते हैं, तो चार्ज के रेशियो में तो आपको बनानी पड़ेंगी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर आपसे कोई बोलता है कि एक चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, और आपको लाइंस उसने बना के दे दी हैं ऐसे।
ये लाइंस उसने बना के दे दी हैं आपको। अब बोला कि बताओ इन लाइन से क्या क्या कंक्लूजन सामने आते हैं, क्या क्या निष्कर्ष इन लाइंस से आपको सामने दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 आपको दिख रहा है कि Q1 से लाइन बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए और Q2 नेगेटिव होना चाहिए। नंबर 2 आपको लाइन ज़्यादा किस पे दिख रही हैं, तो आप लाइंस की काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन्स हैं आपको Q1 पे दिख रही हैं। Q2 पे अगर आप काउंट करेंगे तो Q2 पर काउंटिंग करने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 है, एक बीच में रह गया, तो 14 लाइन से इसका मतलब Q1 बड़ा है, नहीं Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है। हालांकि Q2 नेगेटिव है लेकिन ये बड़ा है क्योंकि इस पे लाइन्स ज़्यादा हैं। तीसरा कंक्लूजन आप ये भी निकाल सकते हैं कि Q1 और Q2 का जो रेशियो आएगा वो इनकी लाइंस का रेशियो आएगा। तो ये हो जाएगा 10/14 यानी कि 5/7। तो ये कंक्लूजन हम लाइंस को देख करके पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। इतना पढ़िए आप, फिर आगे बढ़ते हैं।